मैं सच याकूब आप जरा दोस्तों आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, नमस्ते और मुस्कुराते रहे। तो चलते दोस्तों वीडियो मोदी जी ऑनर्ड ऑर्डर ऑफ मील। ओके देखते हैं असल में क्या है भाई वीडियो। रिजवान डॉक्टर रिजवान की वीडियो देखते हैं। अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं। देखा, आ गए औकात पर। पूरा सुनो फिर बताता हूं। अरे गटर छाप, तुझे सऊदी अरेबिया से यह मतलब है जो एक कन्वर्टेड औलाद को अपने बाप से होता है। इसकी एक प्रवक्ता वो फलक जो यूं यूं करके बोलती है, रिजवान तो बहुत बदतमीज आदमी है, वो क्या कह रही थी, पूरी कौम खड़ी होगी। अबे जब 2014 से लेके 2022 तक ये सरकार दे रही थी, तब क्या तुमने माना था वो मुसलमान से मोहब्बत कर रही थी? किसी शिया भाई के सामने ये बात ना बोल दी जो तेरे मुंह पर जूते ही जूते मारेंगे शिया, कि जब तक तुम हमें कुछ दोगे नहीं, हम ये नहीं मानेंगे कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो। यही है। यही मुल्क अगर मोदी जी को मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इनवाइट करने से मना कर देते, तब तुम गटर छापों की सोशल मीडिया पर और गटर छापों के सरदार और नेताओं की सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते, तब वो इन्हीं देशों के लिए कहते कि कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है, मोदी के मुंह पर चप्पल मारी है, मोदी को जलील कर दिया है, हमें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आ रही है। तो साथियों, अमेरिका में और इजिप्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मिल रहा सम्मान, और उस सम्मान को लेके भारत में गटर छापों के दिलों में नफरत और चिढ़ जो वर्बल डायरिया यानी जुबानी डायरिया के चलते मुंह से निकल रही है, वो आज लेके आया हूं। एहसान फरामोशी लेके आया हूं, जलालत लेके आया हूं और दोगलापन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? धत तेरे की गटर छापो। आज तुम्हारे ही नेताओं के ऊपर और तुम्हारे ही लीडरों के ऊपर गटर छापो। मुसलमान भाइयों, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि गटर छापों के नेताओं के ऊपर इनकी एहसान फरामोशी जो ये करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना के लाया हूं, कंटेंट बना के लाया हूं और दिखा रहा हूं कि ये किस हद तक दोगले हैं, किस हद तक कमीन हैं, किस हद तक जलील हैं। कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूं, सोचता हूं कि जलालत इसके नीचे और नहीं जाएगी, पर चली जाती है। तो पहले कुछ ऐसे थोड़े से अंश, अब अमेरिका को लेके तो इनकी बहुत सुलगाली, बहुत जलाली, बहुत पेट्रोल डाल दिया। अब थोड़े इजिप्ट के अंश देख लेते हैं, जो अमेरिका की विजिट के बाद प्रधानमंत्री जी को इजिप्ट में, अरे प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री यानी भारत का प्रतिनिधि। तो मैं ये क्यों बोलूं कि प्रधानमंत्री को सम्मान मिला? मैं तो इस नजरिए से देखता हूं कि भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को सम्मान मिला और यह सम्मान ही इनकी जलाता है, यह सम्मान ही इनकी चिढ़ पैदा करता है, इनके अंदर नहीं। समझ जाओ, पेट्रोल छिड़कता है। तो पहले कुछ सम्मान के अंश देख लेते हैं, उसके बाद विश्लेषण इनके दोगलेपन पर और इनके कमीनपन पर। किसके? गटर छापों के। तो साहब, इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इसके बावजूद मिस्र के जो चीफ मुफ्ती हैं, उन्होंने सम्मानित किया, तरह तरह के उपहार दिए, तरह तरह के मोमेंटो दिए, और यह सब देख के गटर छापों के आग लग गई। पहले अमेरिका में आग लगी, फिर यहां आग लगी। अब इस आग लगने के चलते जो एक बार पुनः इनके अंदर से दोगलापन बाहर निकल के आया, उससे आज आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। साहब को सुन लेते हैं। चेहरे पर तपन देखिए, चेहरे पर चिढ़ देखिए। चिढ़ पता है और किस बात की है?
एनडीए के साथ अब जो पैट्रियोटिक या डेमोक्रेटिक अलायंस बन रहा है, जिसके लिए मैंने कल प्रोग्राम बनाया था, जिनकी पहली मीटिंग पटना में हुई थी, दूसरी इनकी मीटिंग शिमला में होने जा रही है, उन्होंने इसको लिफ्ट नहीं दी। उस अलायंस में इसको इनवाइट नहीं किया गया। रो रहा था एक प्रोग्राम में, मुझे नहीं बुलाया। अब वो चिढ़ इसके चेहरे पर नजर आ रही है कि 2024 में ये कहां स्पीच देने जाएगा, किसके लिए वोट मांगने जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड मिले, तो उसमें से 6 अवार्ड जो उनको मिले वो मुस्लिम ममालिक से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 13 अभी तक सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग देशों में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, जिसमें से 6 मुस्लिम देशों से मिले हैं। अब आप इसकी चिढ़ देखिए, और इसका भी बर्क की तरह जो अभी मैंने आपको दिखाया था, एक आपको किस्सा याद दिलाऊंगा नुपुर शर्मा का, और इन लोगों का दोगलापन आपके सामने लाके परोस दूंगा। देखिए, जैसा सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और शायद नामा याद नहीं आ रहे मेरे को, मैं हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा को बताना चाह रहा हूं, मैडम फ्रस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, इसका फ्रस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। इसकी चिढ़ देखिए, इसके चेहरे पर तपन देखिए। अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं। देखा, आ गए औकात पर। पूरा सुनो, फिर बताता हूं। अमरावती के मुसलमान को यूएई के बादशाह से कोई रिश्ता, इजिप्ट के सिसी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटी नेशनल बात कर रहे, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ईरान के मुसलमानों से क्या करना, सऊदी अरब के मुसलमानों से, उनके बादशाह से क्या करना, यूएई के बादशाह से क्या करना, इजिप्ट के सरबराह से क्या मतलब, ईरान के वो आयतुल्लाह जो भी है लीडर, उनसे हमको क्या करना है। हम इंडियन मुस्लिम हैं। हम इंडियन मुस्लिम हैं। अब मैं आप लोगों को इसका दोगलापन दिखाता हूं, इस जलील का। अब आप देखिए, परत दर परत दिखाता हूं। जब इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिए, तो ये कैसा फड़फड़ा रहा है और कह रहा है हमें वहां से क्या मतलब है। अरे गटर छाप, तुझे सऊदी अरेबिया से ये मतलब है जो एक कन्वर्टेड औलाद को अपने बाप से होता है। तुझ पर अगर वो प्रतिबंध लगा देंगे ना, तो तू हज नहीं कर पाएगा, तू उम्रा नहीं कर पाएगा। उनकी ये औकात है। तू सीधे चश्मे आपे जमजम का निकलता हुआ पानी नहीं पी पाएगा, तेरी ये औकात है। तू अरफात नहीं जा पाएगा, तेरी ये औकात है। तू तवाफ नहीं कर पाएगा काबे शरीफ का, तेरी ये औकात है। तू शैतान को कंकरी नहीं मार पाएगा, जलील इंसान, वो तेरी ये औकात है। इस्लाम का मरकज है वो। शायद जन्नत नसीब ना हो अगर उस मुल्क का बादशाह तेरे को वहां आने का शॉर्ट टर्म वीजा ना दे। सन 70 से लेकर सन 2010 तक हिंदुस्तान की कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई हिंदुस्तान का ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना, कोई बड़ा हिंदुस्तान का ऐसा मदरसा नहीं बना, जलील इंसान, जो वहां की ज़कात के बिना बन गया हो। जलील इंसान, ईद कब बनानी है तो चांद देखने के लिए वहां की रिपोर्ट का इंतजार करते हो। यहां दिखे ना दिखे, वहां अगर दिख गया तो अगले दिन ईद बना लेते हो, क्योंकि वो हमसे एक दिन पहले ईद बनाते हैं बिना चांद देखे। ये है तुम्हारी औकात उनके सामने। और दोस्तों याद करो, मैंने कहा था जब नुपुर शर्मा की बात हुई थी, तो मिडिल ईस्ट के यही मुल्क जिनका ये नाम ले रहा था, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। याद है हिंदुस्तान का मुसलमान
इस जलील जाहिले आजम के जाहिले लश्कर के सदस्य कैसे खुश हो रहे थे कि पूरा मिडिल ईस्ट भारत के खिलाफ हो गया है। इसकी एक प्रवक्ता, वो फलक जो यूं यूं करके बोलती है, रिजवान तो बहुत बदतमीज आदमी है, वो क्या कह रही थी, पूरी कौम खड़ी होगी, हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान इस देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, नुपुर शर्मा के खिलाफ हो जाएगा। तब देखो इन्होंने उनसे कैसी रिश्तेदारी जोड़ी थी, कैसे खुश हो रहे थे, याद है ना आप लोगों को। लेकिन जब वो ही अब मोदी को सम्मान दे रहे हैं तो कह रहा है हमें उनसे क्या मतलब, हमें उनसे क्या मतलब। अरे जलील अज्ञानी इंसान, तू बोल रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईरान से क्या मतलब। वो कोई खोमानी है, किसी शिया भाई के सामने ये बात ना बोल दी जो तेरे मुंह पर जूते ही जूते मारेंगे शिया। आज भी शिया अपने असली धर्मगुरु की जो उनकी चेन है, जो उनकी ट्री है, वो ईरान में जाके रुकती है। आज भी हर शिया के घर में खोमानी की फोटो ड्राइंग रूम में और लिविंग रूम में लगी हुई है। जलील को यही नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है, पर क्योंकि आने वाली पटना और शिमला की मीटिंग से इसको निकाल दिया गया है, ये अलग थलग पड़ गया है। ना ये एनडीए का रहा है, ना ये यूपीए का रहा है। यही मुल्क अगर मोदी जी को मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इनवाइट करने से मना कर देते, तब तुम गटर छापों की सोशल मीडिया पर और गटर छापों के सरदार और नेताओं की सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते, तब वो इन्हीं देशों के लिए कहते कि कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है, मोदी के मुंह पर चप्पल मारी है, मोदी को जलील कर दिया है, हमें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आ रही है। इतने बेशर्म हैं ये, इनसे मेरा मतभेद नहीं है, इनकी जलालत की वजह से मेरा इनसे मन भेद है। आगे सुनते हैं, मुसलमान से अगर मोहब्बत किसी सरकार को स्टैब्लिश करनी है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, सुनिए। आपने माइनॉरिटीज का बजट 40%, माइनॉरिटी का फंड क्यों कम किया, माइनॉरिटी को जो सब्सिडीज मिल रही थी वो क्यों कम किया। अब इनकी परिभाषा देखिएगा कि माइनॉरिटी इनके हिसाब से कब मानेगी कि सरकार हमारी इज्जत करती है, सुनिए। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, मौलाना आजाद फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया। अब मुस्लिम बच्चे, अक़लियतों के बच्चे बच्चियां ना फेलोशिप कर सकेंगे ना पीएचडी कर सकेंगे। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, मैडम बड़ी मोहब्बत है ना, तो ये CAA का कानून आपने मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया। हाँ, हो गया पूरी बात। अब आप इसका जवाब सुन लीजिए। जो मैंने कल के वीडियो में बोला था, परसों के वीडियो में, मौलाना आजाद फाउंडेशन जो रिसर्च स्टूडेंट्स को वजीफा या स्कॉलरशिप दिया करती थी, अधिकतर माइनॉरिटी के लोग थे। लेकिन माइनॉरिटी का नाम तो सिर्फ एक मखोटा है, अधिकतर उसमें मुसलमान थे। अबे जब 2014 से लेकर 2022 तक ये सरकार दे रही थी, तब क्या तुमने माना था वो मुसलमान से मोहब्बत कर रही थी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जब ये सरकार दे रही थी तो तुमने क्या तब माना था ये सरकार मुसलमानों से मोहब्बत कर रही थी, जो आज उसका मातम कर रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ी खूबसूरती पकड़ के लाया हूं आप लोगों के लिए, खूबसूरत चीज। इनकी भाषा का आप शैली देखिए, इनकी भाषा की शैली, इनके भाषण की शैली, माफ करिएगा, ये बताती है कि जब तक तुम हमें कुछ दोगे नहीं, हम ये नहीं मानेंगे कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो। यही है, एग्जैक्ट वही चीज बता रहा हूं। जब तक तुम हमें कुछ दोगे नहीं, तब तक हम नहीं मानेंगे। जब तक तुम हमें दूसरों के बराबर रखोगे, जो कल मैंने संतरे वाला एग्जाम्पल बताया था कि साहब 2 संतरे थे, एक उसके पास एक मेरे पास, तो साहब आप खुश नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत शो करनी है तो मुझे तुम 2 संतरे दो, ये इनकी कंडीशन है। तो जब तक दोगे नहीं, तुमसे खुश नहीं होंगे। और अगर तुम इन्हें कुछ एक्स्ट्रा दे रहे थे, वो ले लोगे, यानी अपीजमेंट अगर करना बंद कर दोगे, तो ये उसको डिस्क्रिमिनेशन कहने लगेंगे। तो आज साबित हो गया जो मैं बोलता था कि गटर छापों का सर्वश्रेष्ठ नेता ये बोल रहा है कि दो।
अगर तुम नहीं दोगे तो मोहब्बत साबित नहीं होगी। और मजे की बात यह है, जब वो दे रहा था तब भी मोहब्बत साबित नहीं हो रही थी, जब वो नहीं दे रहा तब भी मोहब्बत नहीं साबित हो रही है। तो मैं सिर्फ इस पर कहूंगा कि या तुम बेशरम हो या वो बेशरम है जो तुम्हें देता गया ये जानते हुए कि तुम इस देने का ना मोहब्बत मानोगे ना एहसान मानोगे। समझ गए ना कौन बेशरम है? जो देता गया ये जानते हुए कि तुम इसके लिए उसका तहे दिल से शुक्रिया नहीं करोगे। फिर बात बोली अगले ने सीए की कि अगर मुसलमानों से मोहब्बत है तो सीए को तुमने धर्म के आधार पर क्यों बनाया? अभी आगे ये एक और बात बोलेगा इंडियन मुस्लिम वाली, वो भी सुनाऊंगा इन लोगों का दोहरा मापदंड। जब तुमने ये चीज मान ली कि तुम्हारा कहीं के मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, तो सीए कानून में बाहर के मुसलमान 6 गैर मुस्लिमों को भारत में इनवाइट किया जा रहा था। इनका मातम यह था कि तुम उन मुल्कों के मुसलमानों को भी करो। अभी तुम बोल रहे हो कि ना ईरान से मतलब, ना इराक से मतलब, ना अरब से मतलब, ना इजिप्ट से मतलब, हमें किसी से नहीं मतलब। तो मेरे भाई सीए में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए उनको भारत में बुलाया जाए, तुम मातम क्यों कर रहे थे? अगर तुम्हें सिर्फ भारतीय मुसलमान से मतलब है और दुनिया के किसी मुसलमान से मतलब नहीं है, तो सीए से परेशानी क्या और सीए को विरोध किया? कोई नहीं। लेकिन दोहरा मापदंड है, जब चाहते हैं मुसलमान के रिश्तेदार बन जाते हैं, जब चाहते हैं मुसलमान को अपने आप से अलग कर देते हैं, जब चाहते हैं शरीयत, जब चाहते हैं कुरान और जब चाहते हैं संविधान। आगे सुनिए। ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा था कि भारत के मुसलमानों पे, इजिप्ट के पीएम ने, प्रेसिडेंट ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, ग्रैंड मुफ्ती ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, बाइडेन ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, किसी ने क्या कहा किसी से मतलब नहीं, लेकिन ओबामा से मतलब निकल आया। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, ओबामा ने सवाल उठाया। इतने बड़े द्रोही हैं ये, राष्ट्रद्रोही लोग, इतने अनैतिक लोग हैं, इतने जलील, इतने घटिया, यानी एक स्पीच में ही रंग बदलते रहते हैं। अगर मैं आप लोगों से कुछ झूठ बोलूंगा ना, तो कम से कम उसका अगर खंडन करना होगा या उससे पलट कोई बात करनी होगी, तो यार कम से कम 90 दिन का तो इंतजार करूंगा कि यार ज्यादातर लोग तो भूल गए होंगे। ये इतने जलील हैं कि एक ही भाषण में 4-5 मिनट के अंदर 2-3 बातें बोल देते हैं जो एक दूसरे की काट कर रही होती हैं। किसी से मतलब नहीं था, ठीक है, लेकिन ना बर्क को ना इनको, लेकिन अब ओबामा से मतलब हो गया। अब सुनिए। के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं तो पहली मर्तबा देखा मोदी जी को चाय कप में डालते हुए, चाय पिलाए और चाय पिला के बोले मैं और ओबामा टूटक बात करते बोले थे ना। मैं और बोले मैं ओबामा तो ऐसा टूटक माने अरे तुरे से बात करते ना, ये कह रहे चल तो मोदी जी ओबामा ऐसी बात करते, मोदी जी उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैं नहीं बोला, ओबामा बोले जिसके आप उनको चाय पिलाए। आपकी चाय का असर नहीं हुआ मोदी जी उनके ऊपर, शायद आपने शक्कर कम डाली थी या दूध ज्यादा डाल दिया था, मगर चाय असर नहीं करी। और यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल है, जो वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन को स्टडी करती है, उसका एक्स प्रेसिडेंट ओबामा के लिए क्या बोल रहा है, ये सुनिए। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. And so I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than
leveling some criticism on it. मैं इनकी बात भी सतरी मानता। मैं तो कहता हूं देश इतना ताकतवर होना चाहिए कि किसी की बोली बात पर हम पे ना अच्छा असर हो ना बुरा असर हो, लेकिन वो क्या बात बोल रहा है और ये मुल्क में ओबामा की बात को लेकर कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। यानी कुल मिला के लब्बो लबाब यह है कि हिंदुओं, अगर तुम चाहते हो कि हमारे देश में ऐसे लोगों का 2024 में बोलबाला हो तो अपने घरों से वोट डालने बाहर मत जाना। पर अगर चाहते हो भारत की आन बान और शान बढ़े, तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारे आने वाली नस्लें सुरक्षित रहें और ऐसे लोगों पर जिनको ना जाने किस कारण से खुला छोड़ रखा है, इन पर और सख्त कार्रवाई हो, तो 2024 के चुनाव कोई दिन को छुट्टी ना मान लेना, जाके वोट जरूर डाल देना। यानी कुल मिला के जब भारत की तारीफ होगी तो ये इस्लामी मुल्कों के लिए भी कह सकते हैं इतने बेशरम हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं, लेकिन जब बुराई होगी तो ओबामा को लेकर क्या क्या ये बातें करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी विजिट में नकारात्मकता देखना इनका पेशा है। मणिपुर की बात कर रहा था ये जलील, मणिपुर को लोग रोना रो रहे हैं, मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। सतपाल मलिक की पुलवामा को लेके जो बात हुई थी, आहा, उस पर कितनी रीलें बनाई थी, कितने खुश हुए थे कि साहब सतपाल मलिक ने बोल दिया कि डोभाल साहब और होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री की गलती थी, जिस वजह से अगर उन्होंने एयरलिफ्ट करा दिया होता तो पुलवामा ना होता। वही सतपाल मलिक कश्मीर के लिए क्या बोल रहा है, जरा ये सुन लो। पर मैं जब था तो मुझे पूरे टर्म में एक गोली नहीं चलानी पड़ी। इन 3 चीफ मिनिस्टर्स को मैंने गिरफ्तार किया, कुत्ता भी नहीं भौंका, कोई शोर शराबा कुछ नहीं हुआ। तब बिल्कुल अमन चैन था और टेररिस्ट भी श्रीनगर में आते हुए डरते थे। ठीक, तो मणिपुर की हिंसा को रोने वालों, जब कश्मीर में इसी सरकार ने एक गोली नहीं चलने दी, एक बेगुनाह मुसलमान को नहीं मरने दिया, सब चीज अमन शांति से निपटा दी, तो मणिपुर पर सवाल उठाने वालों क्या उसके लिए सरकार का शुक्रिया किया था? नहीं किया था। जैसे तुमने मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप का नहीं किया था, जैसे तुमने प्री मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नहीं किया था। बहुत ही मूर्ख है वो सरकार जो जानते हुए कि सामने वाला नमक हराम भी है और एहसान फरामोश भी है और मौके पर तुम्हारी पीठ में छुरा डालेगा, तुम उन लोगों को सफाइयां देते हो और उन लोगों को साथ लेके चलने की बात कर। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। इस वीडियो के अंदर मैं डॉक्टर रिजवान को सही मानता हूँ। जो असद यूनिवर्सिटी की बात है, इधर 2 नंबर ही है, मैं दलील के साथ बात, लेकिन उस डॉक्टर रिजवान ने भी दलील दी कि हम मुसलमान जो हम आप मैं कह रहा हूँ, हम मुसलमान जो है सऊदी अरब के बगैर कुछ नहीं है। मतलब समझे मेरा, हमारा बुनियाद सऊदी अरब है, हमारा मरकज़ सऊदी अरब है, वो ज़मीन, वो खित्ता, वो हमारा मरकज़ है। हमें उनसे ग़र्ज़ है, बल्कि हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों से ग़र्ज़ है। क्यों? उसकी एक दलील है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के किसी हिस्से की तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में आ जाता है। तो हमें तमाम मुसलमानों को अपने एक जस्ट वन सिंगल बॉडी समझना चाहिए। हमें गर्ज है, क्यों नहीं गर्ज है? अगर आज हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो हमारा जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में है। ये इधर 2 नंबरी कर रहा है, डंडी मार रहा है, असद यूनिवर्सिटी झूठ बोल रहा है। असद यूनिवर्सिटी को अगर गुस्सा है हुकूमत से तो उनसे डायरेक्ट बात करें मेरे भाई कि आपने ये क्यों किया, हालांकि करने का फायदा नहीं है। जेलसी फील हो रही है ना, यही दोगलापन। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि मेरे अरब से 2 वजह से प्यार करो। पहली बात तो ये कि अल्लाह का घर खाना काबा अरब में, दूसरा इसलिए कि मैं मोहम्मद अरबी हूँ, इसलिए ये 2 वजह प्यार की। तो यही वजह है, और दूसरी वजह है ही नहीं, तीसरी है वजह। अच्छा, बात आई अपना मोदी साहब पर
तो मोदी साहब को मिस्र ने अपना सिविल में मिडिल ईस्ट की काफ़ी कंट्रीज़ ने, मुस्लिम कंट्री में, यूएई में उसमें भी शामिल है, सऊदी अरब भी उसमें भी शामिल है। तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा सिविल वॉर, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलती, हमारे किसी दो अहदेदार को नहीं मिलती जितनी मिडिल ईस्ट के मुसलमानों ने इंडिया के पीएम मोदी साहब को दी। अब उसके अंदर जेलसी फैक्टर है, असद यूनिवर्सिटी के अंदर जेलसी फैक्टर है। अगर ये इज्जत मिली है तब भी जेलसी है, अगर ना मिलती तो ये इसमें कहता है यार हमारी इतनी भी औकात नहीं है, हमें कोई मतलब हम सिविल अवार्ड भी नहीं हम ले सकते। फिर इसमें उल्ट बोलना था और उल्टी करनी थी और बातें बात ये है कि बात वो मतलब कि डॉक्टर रिजवान ठीक कर रहा है, लेकिन यार बात पता क्या है, मुझे आप एंटी मुस्लिम लगते हैं, मतलब कि ना मुसलमानों के खिलाफ लगते हैं ये जो है डॉक्टर रिजवान। देखो यार, अगर एक आध आदमी या 10 या 15 या 20 या 100 आदमी पूरी उम्मत मुसलमान में आपको गलत लगता है और आप उनको क्रिटिसिज्म करते हैं, आप डॉक्टर कहते हैं खुद को, पढ़े लिखे हैं, सबसे पहले अपने पढ़े लिखे होने का सबूत ये दें कि अपने जो ज़बान है उसको दुरुस्त करें। क्रिटिसिज्म आपकी गंदी बातों से नहीं होगा, क्रिटिसिज्म आपके साबित करने की वजह से आप कर रहे हैं। आपको वोटिंग पड़नी है आपके दलाइल से मेरे भाई। असल में मसला ये भी है असल भाई, हमारा माशा कुछ इस तरह का होगा, जब तक मिर्च मसाला नहीं लगता तब तक लोग पसंद भी नहीं करते। मिर्च मसाला लगाए, डॉक्टर रिजवान मिर्च मसाला लगाता है इस तरह करके, फिर वो वीडियोस चलती है। एज ए मुस्लिम आपको ये चीज़ जो है ना मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के खिलाफ बात करें, इसलिए नहीं, आपको अपनी पढ़ाई और अपने इल्म का सबूत देना चाहिए अपने अल्फाज से। आपको ऑथेंटिक बात करनी चाहिए, जो सामने वाला मानेंगे ये ठीक है, आपके अल्फाज ठीक होने चाहिए, आप तब भी आप पढ़े लिखे मालूम होंगे। मुझे तो काफ़ी लोग जहल कहते हैं और हो सकता है मैं जहल भी हूँ, मैं हो सकता जाहिल हूँ, मैं नहीं खुद को पढ़ा लिखा कहता, उसकी एक वजह है क्योंकि जिसके चेहरे पर दाढ़ी है ना वो पढ़ा लिखा भी पढ़ा लिखा। अच्छा भाई, आप मानते हैं मोदी साहब एक ग्रेट लीडर है, दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर है, तभी तमाम मुस्लिम कंट्री को मैं दुनिया का सबसे ग्रेट लीडर नहीं उसे मानता, एज ए इंडियन वो अपनी कौम के लिए ठीक है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग जो है वो पीएम मोदी साहब की, आपको पता है यार? पैसा जो है ना, पैसा और जो दिखावा है, ये दोनों चीज़ें एक दिन अपना परत खोलती हैं मेरे भाई। आपने कहा कि वक्त साबित करता है, इमरान खान साहब के बारे में आपने बात की, इंडिया के लोगों ने क्या कुछ नहीं खान साहब के बारे में बोला जब उन्हें पकड़ा गया, या मतलब उनकी वीडियो दिखाई गई कि जो खास करके वो वीडियो, एक वीडियो में जैसे वो कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो रहा हूँ और दूसरा क्लिप डालते हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो वो कहता है कि ये बंदा दोगला है, ये झूठ बोलता है। ऐसी कितनी मीम्स बनाई गई हैं, तो वो कैसे साबित? मेरी बात सुनो, आपने कहा कि इज्जत पैसे से मिलती है, ऐसे पैसे से और आपके इखलाक से मैंने बात की। अच्छा, अगर पीएम मोदी साहब को इज्जत मिल रही तो वो उनकी इखलाक की वजह से तो फिर मिल ही रही है। मैं बात किया कि पैसा तो चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा है, ये बात आप भी मानते हैं। यूएसए के पास पैसा इंडिया से ज़्यादा है, तो जीडीपी की बात कर रहे हैं, पैसा यही है ना, उनकी इकॉनमी है, यूएसए की ज़्यादा है, उसके बाद चाइना के पास ज़्यादा है, उसके बाद जर्मनी के पास ज़्यादा है, जापान के पास ज़्यादा है। उनके पीएम या प्रेसिडेंट को इतनी इज्जत नहीं मिलती दूसरी कंट्रीज़ में जितनी पीएम मोदी साहब को मिलती है, या अप्रूवल रेटिंग जो रेटिंग कंपनीज है या रेटिंग जो एनालिसिस करती हैं वो सबसे ज़्यादा रेटिंग जो है पीएम मोदी साहब को क्यों करती है? अब आपको गुस्सा आने वाला है। नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैं एज ए हिंदू नेशन, मतलब जो लोग हिंदूज हैं उनकी असल पहचान करवा दूँ आपको। अब से नहीं, शुरू से जब से मुसलमान हिंदुस्तान में आए, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। बादशाह अकबर की बात कर लेता हूँ आपको। आपके सबसे चहेते मुस्लिम लीडर बादशाह अकबर, मुगलिया सल्तनत के बादशाह, उसे हिंदू बहुत मानते हैं कि वो अच्छा लीडर। उसने दीनी लाइन लेकर आया था, शिर्क, आई थिंक मैं भी उसको शिर्क ही मानता हूं। शिर्क किया। वजह क्या है? ये लोग मेरे भाई चापलूसी करने में सबसे आगे, सबसे आगे, ये नीचे दब कर अपना काम निकलवाना जानते हैं। मैं इस बात को कहता हूँ और आप इस बात को मानेंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़कर देखें। मैं नहीं मानता, ना माने। अभी रिसेंटली बादशाह अकबर की मेरी बात सुनो, बादशाह अकबर के बाद आया बादशाह सलीम, ठीक है? बादशाह सलीम ने क्यों उन लोगों का निकाला जो वजीर मशीर हिंदू थे? बादशाह अकबर ने उनको क्यों रखा हुआ था? वो मेरे भाई बादशाह अकबर ने आपसे रिश्तेदारियाँ की थी।
उनके घर एक कहते हैं कि वो थी आई थिंक हिंदुओं की जोधाबाई। जोधाबाई क्या उसका नाम था? कितनी थी, एक नहीं कितनी हिंदू लड़कियां थी आपके बादशाह अकबर के पास। हालांकि उसको दीन का, मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि कोई समझ नहीं कि जब मतलब तक वो इसने एक दीन नया मुतारफ करवाया था, मैं जानता हूँ उसके बारे में, दीन इलाही उसका नाम दिया मैं गया। उस तफसीर में नहीं पढ़ना चाहता। इन लोगों को वो बंदा पसंद है जो अपने दीन को तोड़ मरोड़ सके पूरी दुनिया में। उसने तोड़ा मरोड़ा, उसने इन्हें वजारतें दी, अपना इंटरफेरेंस दिलाया। ये लोग उसके दौर में सबसे टॉप पर। चले ऐसे भाई एक सेकंड, मैं आपको तो टोकना चाहूँगा। आपने बात की कि हिंदू जो है वो चापलूसी करने से लिए उनको इज्जत ज़्यादा मिलती है। मुझे यह बताएं, आज तक तुम्हारे किसी पीएम ने यूरोप के अंदर बैठ कर या किसी वजीर ने कहा कि भाई खबरदार, आपका मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं है और दुनिया का मसला आप अपना मसला समझे, ये किसी ने कहा है? मैं ये बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात कर सकता हूँ कि हमारे दीन को रिप्रेजेंट असद भाई एक सेकंड, फिर दोनों कंट्री को मापेंगे। एक कंट्री है आप जिसको नॉन मुस्लिम मानते हैं, हिंदू, जिससे आपने हिंदुओं की बात की वो चापलूसी करते हैं। चापलूसी मुसलमान पक्ष नहीं कर रहे। यूएसए ऑर्डर देता है, डोनाल्ड लू एक खत लिखता है कि भाई ये बंदा हटाओ, मतलब एक काफ़ी अग्रेसिव खत आता है, लेटर आता है, ये बंदा हटाओ, ठीक है, तो वो बंदा हट जाता है। मतलब हमारी एस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी उसके हुक्म की तामील कर देती है, ठीक हो गया। उसको कंडेम करना पड़ता है, वो जो रशिया में विजिट किया उसने, हमारी आर्मी ने उसको कंडेम किया कि हमने तो भेजे नहीं, ये खुद ही नहीं उठा के चला गया, भेजा खुद आर्मी ने था, डबल स्टैंडर्ड आर्मी। तो हमारी अमेरिका के हम चापलूसी करते हैं, चाइना के हम चापलूसी करते हैं, सऊदीया के हम चापलूसी करते हैं, हमें रोटी टुक्कर मिल रहा है, मतलब कर्जा मिल रहा है। इंडिया के चेक कराओ कहाँ चापलूसी अब कर रहा है इंडिया, मुझे दिखाओ। अमेरिका ने इंडिया को रोका था कि आपने रशिया से आग नहीं लेना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इंडिया का हम ले मैंने इसके दोगलेपन की मिसाल तुम्हें दे दी है, तुम्हें समझ में ना आए तो मैं नहीं मानता। मैंने इस मौजूदा दौर में की मिसालें दे सकता हूँ आपको कि मैं कहता हूँ रात हो सकती, गुजर सकती, सुबह हो सकती है, मिसालें नहीं मेरी खत्म होगी। मुझे मेरे पास इतनी मेरे पास भी इतनी मिसालें इनकी हिस्ट्री के मेरे पास हैं शुरू से। आपने तो सिर्फ भाई एक दलील भी नहीं दी, मैंने तो दो दलीलें दी। मैंने क्यों नहीं दलील दी? मैंने इनको सबसे बड़ी दलील दी कि इन्होंने बादशाह अकबर को उन्होंने अपनी बेटियां दी ताकि इनकी सल्तनत में हमारा हिस्सा बने, और ठीक ठाक वजारतें थी उनकी जो शहजादा सलीम ने आकर बाद में ख़त्म कर दी। 9 रत्न मशहूर थे। अब ये मुझे पता कि वो सारे हिंदू थे कि सारे मुसलमान थे, लेकिन कहा जाता है उसके बारे में नहीं। 9 रत्न थे जो थे ना बाबर अकबर, तो 9 रत्न बड़े मशहूर थे, वो कहते हैं सारे हिंदू सिख थे। मुझे सुने सलीम किधर से फिर मुसलमान आ गया? सलीम तो भाई हुआ ना, जो थे ना अपना क्या नाम है उसका, अल्लाह के जो मजलूब थे शेख सलीम, उनकी दुआ से हुए थे, औलाद नहीं हो रहे थे। अच्छा, हिंदू आप भी मानते हैं कि ये हमारी जोधाबाई से हुए हैं? तो जोधाबाई से ही हुए हैं, ये तुमसे किसने कह दिया? वो जोधाबाई से हुए हैं, शहजादा सलीम है। अच्छा, मैंने देखी है फिल्म जो इनकी बनी हुई है मुगल आजम। मुगल आजम, वो कहते हैं कि हमारे जोधाबाई से हुए हैं। हमने एक फिल्म पाकिस्तानी देखी है, उसमें वो कहते हैं कि वो मुसलमान लड़की थी जिसके बदन से पता नहीं, मुझे नहीं पता, ज़्यादातर यही अफवाह है कि वो जोधाबाई से पैदा हुए थे शहजादा सलीम जो थे। तो वो हिंदू औरत के पेट से पैदा होकर हिंदू के खिलाफ कैसे हो गए? ये ज़रूरी थोड़ी है। मैं मिसाल देता हूँ, आखिर खून खून होता है ना, दूध पिलाने वाली माँ का असर होता नहीं होता। अच्छा भाई, जो हिंदू मुसलमान हो जाते हैं उनके बारे में फिर क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर उसका बाप मुतसफ़िर मतलब कि वो दीन से हट सकता है, सब कुछ कर सकता है, दीन इलाही अच्छा भाई, दीन मुझे इलाही बड़ी सकता है। लेंथी होगी है, इस पर फिर बात करेंगे, बाद में सोचनी है। मैं एस्टोद यूनिवर्सिटी को दोगला इधर मानता हूँ, वो हमारी बात ठीक है। कुर्बानी, हमारी देन, सारा कुछ हमारी सऊदीया से है, सारा कुछ हमारा मुसलमानों अरब अरब से हमारा एक है। और उसकी सिर्फ 2 वजह हैं, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, अभी जो मौजूद है ना, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। एक वजह अल्लाह सिर्फ 2 काबतुल्लाह, अल्लाह का घर, और अल्लाह के नबी। अल्लाह का, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो हम इनको बद्दू मानते हैं, और पहले भी यही कुछ यही थे। कुछ थे। उनकी सरदार ज़ात के सिवा बाकी सबको हम बद्दू मानते हैं। मिलता नहीं वीडियो में नया साथ, गॉड ब्लेस।